मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उत्तरकाशी दौरा। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का लिया जायजा। 27 फरवरी को उत्तराखंड आएंगे पीएम मोदी। सीएम धामी ने किया देहरादून के जॉन सार बावर का दौरा। स्थानीय लोगों से की भेंट। इलाके में संचालित योजनाओं को लेकर जनता से लिया फीडबैक। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत की शानदार जीत पर सीएम धामी ने दी खिलाड़ियों को बधाई। एक्स पर पोस्ट करके लिखा, इस शानदार प्रदर्शन के लिए टीम के सभी सदस्यों को बधाई और आगामी मुकाबले के लिए शुभकामनाएं। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान दिए अपने बयान को लेकर माफी मांगने मां गंगा के तट पर पहुंचे संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल। प्रार्थना के दौरान कही, सिर्फ प्रदेश के हित में काम करने की बात की। मसूरी में किया गया नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने लिया बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा। मसूरी में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह के दौरान बीजेपी दिग्गजों ने जताया जनता का आभार। निकाय चुनावों से मिली भारी जीत को लेकर दिया धन्यवाद। उत्तराखंड में चल रहे पहाड़ और मैदान के विवाद में महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज की हुई एंट्री। महामंडलेश्वर ने विवाद भुलाकर प्रदेश के हित में काम करने की अपील। उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर को लेकर चल रहे विरोध को लेकर उत्तराखंड के प्रमुख ऊर्जा सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने फिर दी जानकारी। कहा, स्मार्ट मीटर लगने से बिजली को लेकर आने वाली समस्याओं में कमी आएगी। उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर कांग्रेस के विरोध पर बोली बीजेपी। अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के विरोध को बताया नौटंकी। और बागेश्वर में स्थानीय लोगों की लापरवाही और मूकदर्शिता के कारण नदियों पर बढ़ता खतरा। नदियों के संरक्षण को लेकर जल्द किया जाएगा जन जागरण अभियान का आयोजन। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। देवभूमि उत्तराखंड की तमाम खबरें आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, जहां पर विधानसभा सत्र में खास तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। आइए पहले सुन लेते हैं। जिन्होंने स्नान करने से ही इनकार कर दिया, लेकिन इस बार देश और दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो न आया हो, और लगातार आ रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी भी आए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी आए, भूटान के नरेश भी आए, दुनिया के तमाम अन्य देशों से जुड़े हुए यानी 74 देशों के हेड ऑफ मिशंस भी वहां आए। इन सब ने उस आयोजन में भागीदार बनकर के इस आयोजन को सफल बनाया, और पहली बार उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी ने उस आयोजन का हिस्सा बनकर के 74 देशों के लोग जिस आयोजन में भागीदार बन रहे हों, कई देशों के मंत्री जिस आयोजन में हिस्सा बन रहे हों, क्या वो वैश्विक आयोजन नहीं है? क्या वो वैश्विक आयोजन नहीं है? वैश्विक आयोजन का मतलब क्या? दुनिया आए, देखे, और जो आ रहा है अभिभूत होकर के जा रहा है। आपने तो अमृत स्नान के दिन मीडिया, विभिन्न मीडिया चैनल के द्वारा जो लाइव दिखाया जा रहा था, उसमें विदेशी जो पर्यटक आए थे, जिन्होंने कुंभ को साक्षात देखने का अनुभव किया, उनकी बातों को भी सुना होगा। कितने प्रफुल्लित थे। आयोजन सनातन धर्मावलंबियों का, लेकिन खुशी उनको हो रही थी कि ऐसा आयोजन पहली बार हुआ, और दुनिया के अंदर कहीं भी ऐसा आयोजन नहीं है जिस आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन उपस्थित होकर के एक साथ एक मंच पर आकर के उन उत्तर प्रदेश बजट सत्र सीधे तौर पर 5वां दिन, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे। अब आइए आपको उत्तराखंड की खबरों से पहले अब आपको बिहार भी लिए चलते हैं। भागलपुर में प्रधानमंत्री की मौजूदगी है और 19वीं किश्त आज उन्होंने जारी की है पीएम किसान सम्मान योजना को लेकर। क्या कुछ इस वक्त प्रधानमंत्री कह रहे हैं, आइए पहले ये सुन लेते हैं। इस पर 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं।
साथियों, बिहार में बाढ़ से भी बहुत नुकसान होता है। इसके लिए भी हमारी सरकार ने हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट स्वीकृत किए हैं। इस वर्ष के बजट में तो पश्चिमी कोसी नहर ERM परियोजना के लिए मदद देने की घोषणा की गई है। इस परियोजना से मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर भूमि सिंचाई के दायरे में आएगी। इससे लाखों किसान परिवारों को लाभ होगा। साथियों, एनडीए सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए अलग अलग स्तर पर काम कर रही है। भारत में उत्पादन बढ़े, दलहन और तिलहन में हम आत्मनिर्भर हो, यहां ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोसेसिंग उद्योग लगे और हमारे किसानों के उत्पाद दुनिया भर तक पहुंचे। इसके लिए सरकार एक के बाद एक नए कदम उठा रही है। मेरा तो सपना है कि दुनिया की हर रसोई में भारत के किसान का उगाया कोई न कोई उत्पाद होना ही चाहिए। इस वर्ष के बजट ने भी इसी विजन को आगे बढ़ाया है। बजट में एक बहुत ही बड़ी पीएम धन धान्य योजना की घोषणा की गई है। इसके तहत देश के 100 ऐसे जिलों की पहचान की जाएगी जहां सबसे कम फसल उत्पादन होती है। फिर ऐसे जिलों में खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन मोड पर काम किया जाएगा। किसान ज्यादा से ज्यादा दालें उगाए, इसके लिए किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा। दालों की एमएसपी पर खरीद को और अधिक बढ़ाया जाएगा। साथियों, आज का दिन एक और वजह से बहुत खास है। हमारी सरकार ने देश में 10,000 एफपीओ किसान उत्पादक संघ बनाने का बड़ा लक्ष्य रखा था। आज मुझे ये बताते हुए खुशी है कि देश ने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। आज बिहार की भूमि 10,000वें एफपीओ के निर्माण की साक्षी बन रही है। मक्का, केला और धान पर काम करने वाला ये एफपीओ खगड़िया जिला में रजिस्टर हुआ है। एफपीओ सिर्फ एक संगठन नहीं होता, ये किसानों की आय बढ़ाने वाली अभूतपूर्व शक्ति है। एफपीओ की ये शक्ति छोटे छोटे किसानों को बाजार के बड़े लाभ सीधे उपलब्ध कराती है। एफपीओ के जरिए आज तमाम ऐसे अवसर हमारे किसान भाइयों बहनों को सीधे मिल रहे हैं जो पहले उपलब्ध नहीं थे। आज देश के करीब 30 लाख किसान एफपीओ से जुड़े हैं और बड़ी बात यह कि इसमें करीब 40% हमारी बहनें हैं। ये एफपीओ
आज कृषि क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए का कारोबार करने लगे हैं। मैं सभी 10,000 एफपीओ के सदस्यों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एनडीए सरकार बिहार के औद्योगिक विकास पर भी उतना ही बल दे रही है। बिहार सरकार भागलपुर में जो बहुत बड़ा बिजली कारखाना लगा रही है, उसको कोयले की भरपूर आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने कोल लिंकेज को स्वीकृति दे दी है। मुझे पूरा भरोसा है कि यहां पैदा होने वाली बिजली बिहार के विकास को नई ऊर्जा देगी। इससे बिहार के नौजवानों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। साथियों, पूर्वोदय से ही विकसित भारत का उदय होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी बिहार में भागलपुर में और किसानों को लेकर जो सम्मान निधि की घोषणा की गई, उसकी 19वीं किश्त भी जारी हो गई है। और इसी के साथ साथ किसानों को लेकर उनके उत्थान के लिए, उनकी उन्नति के लिए सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है, कौन से ऐसे प्रयास हैं जिनको अमली जामा पहनाने की का भी रोड मैप तैयार कर लिया गया है, इन सब बातों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर में मौजूदगी अपनी दर्ज करा रहे हैं। और आइए अब इसी के साथ उत्तराखंड यानी देवभूमि उत्तराखंड में क्या कुछ चल रहा है, अब आपको सोच लिया चलते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सबसे पहले बात करेंगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां पर मौजूदगी बहुत जल्द उत्तराखंड में होने वाली है, उनका दौरा होने वाला है और इस दौरे को लेकर कितनी विशेष तैयारियां हैं, इसका निरीक्षण करने के लिए, इसका जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभाल लिया है। दरअसल आने वाली 27 फरवरी को मुखबा में मां गंगा के दर्शन के लिए प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। यहां पर शीतकालीन पर्यटन के साथ साथ भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे लोगों और गंगोत्री यमुनोत्री धाम को वहां बड़ी सौगात भी प्रधानमंत्री दे सकते हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले निरीक्षण करने पहुंचे सीएम धामी ने यहां मंदिर समिति के लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुखबा में मां गंगा के दर्शन और विधिवत पूजा के बाद कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जहां भी गए वहां श्रद्धालुओं और यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि एक तो उन्होंने हमको अभी राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की जिम्मेदारी दी। राष्ट्रीय खेल सफलतापूर्वक संपन्न हुए और हमारे राज्य में इस वर्ष 2024 से शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई है। उसी के प्रोत्साहन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुखबा आ रहे हैं, हर्षिल आ रहे हैं और शीतकाल में आपको ये दिख रहा होगा चारों तरफ बर्फ से भरी हुई सारी चोटियां, सारे हमारे पहाड़, श्रीखंड और यहाँ का मौसम, धूप शानदार होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए यहाँ पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मौसम विभाग अनुमति देगा तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर प्रवास होगा और उनके प्रवास के बाद ये हमारी शीतकालीन यात्रा पूरे देश के अंदर और विश्व के अंदर जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी देवभूमि उत्तराखंड आते हैं तो हमारे लिए बहुत शुभ होता है। तो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी उत्साहित लग रहे हैं और इधर देहरादून के किशनपुर भी मुख्यमंत्री धामी पहुंचे, जहां पुलिस महानिरीक्षक केवल खुराना को उन्होंने श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। बड़ी खबर आपको बता दें, पार्थिव शरीर पर उन्होंने पुष्प चक्र अर्पित किए, शोकाकुल परिवारजनों से भी मुलाकात की और दिवंगत पुलिस महानिरीक्षक की आत्मा की शांति की कामना भी की।
इधर उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से पहाड़ और मैदान का मुद्दा गर्माता जा रहा है। चर्चा का विषय ये मुद्दा बना हुआ है और इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने लोगों से संयम बरतने और मामले को समाप्त करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी लोग उत्तराखंड के नागरिक हैं और पहाड़ और मैदान का यहाँ पर कोई भी विवाद नहीं होना चाहिए। जो लोग ऐसे विषयों को तूल दे रहे हैं उनको पहचानने की जरूरत है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश में नेगेटिव माहौल बना दिया है, जो बिल्कुल ठीक नहीं है और इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। मैं अपने सभी मीडिया बंधुओं से भी आग्रह करूंगा कि इस प्रकार की बाइट जो मैदानी पहाड़ी के दृष्टिकोण से करता है उस पर कम से कम आपके द्वारा भी हमको सहयोग की आवश्यकता है। ये देवभूमि है उत्तराखंड, ये देवभूमि के अंदर सब लोग उत्तराखंड की बात करें, हम सब लोग यहाँ के नागरिक हैं। इस प्रकार का द्वंद्व खड़ा करने का मुझे तो अब ये लगता है कोई कुछ चक्र जरूर है और आखिर इस चीज़ को खड़ा करने वाले लोग कौन है वो पहचानने पड़ेंगे। ऋषिकेश के बाद इस क्रम को आगे बढ़ाया गया और परसों भी सदन के अंदर अगर उसके शुरुआती पक्ष को देखेंगे तो जब सदन के अंदर कांग्रेस के विधायक इस प्रकार का वातावरण खड़ा कर रहे हैं तो उसके कारण भी एक प्रकार का आक्रोश होना स्वाभाविक जो उचित नहीं है। इसलिए हम सब उत्तराखंडी हैं। मैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से भी कहूँगा कि उनके विधायकों द्वारा जिस प्रकार से मैदानी पहाड़ी की जो चर्चा हो रही है वो तत्काल बंद हो, नहीं तो कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका कुछ दिनों में लगने वाला है। इधर उत्तराखंड बीजेपी ने संगठन चुनाव प्रक्रिया के तहत मंडल अध्यक्षों के चयन की घोषणा कर दी है। पार्टी के प्रदेश चुनाव अधिकारी खजान दास के अनुमोदन और विधानसभा पर्यवेक्षकों की सहमति के बाद नामों की ये सूची तैयार की गई है। पार्टी के सांगठनिक जिलों के चुनाव अधिकारियों ने जनपदवार मंडल अध्यक्षों के नामों की अधिकृत सूची भी जारी कर दी है। मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अन्य मंडल अध्यक्षों की घोषणा के बाद अब जिला अध्यक्षों की घोषणा भी जल्द कर दी जाएगी। देखिए, पार्टी के मंडल अध्यक्षों की काफी मंडलों में घोषणा हो चुकी है। कुछ मंडल आज सायंकाल तक हम लोग करेंगे। बहुत अच्छा एक माहौल है और 35 से लेकर 45 साल तक के हमने मंडल के अध्यक्ष की घोषणा की है। अब क्योंकि जिला अध्यक्ष की घोषणा का क्रम हमारा प्रारंभ हो चुका है, हमारे पर्यवेक्षक बन चुके हैं, बहुत जल्दी जिला अध्यक्ष की घोषणा में करेंगे। तो देहरादून में बीजेपी ने मंडल अध्यक्षों की घोषणा कर दी है और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात अब देहरादून की करते हैं, जहां उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का एक बयान खूब सुर्खियां बटोरता हुआ नजर आया, जिसमें वो पहाड़ के लोगों को कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अपने बयान को लेकर कैबिनेट मंत्री पहले ही काफी माफी मांग चुके हैं, लेकिन विपक्ष इस मामले को लगातार हवा देने में लगा हुआ है और इसे ही लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अब ऋषिकेश में मां गंगा के चरणों में पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष दुष्प्रचार करना छोड़े तो सही, वो उनके चरणों में माफी मांगने को भी तैयार हैं। वो और उनकी सरकार सिर्फ विकास के कार्यों की बात करते हैं, जबकि विपक्ष के लोग समाज को बांटने की बात करते हैं। यदि ये दुष्प्रचार समाप्त हो सकता है, मैं तो कह रहा मैं उनके चरणों में लौट के माफी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन आप दुष्प्रचार करना तो छोड़िए, समाज को बांटना तो छोड़िए। आप इस विकास के लिए आइए ना। मैं तो 1000 बार आपको आह्वान किया कि आइए मेरे इस उत्तराखंड के विकास के लिए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। आप आइए तो सही, विकास में कहाँ है वो जरा बताएं तो सही। क्या हमारा उत्तराखंड जो आज 25 साल का हो रहा है, इसके हम इसे आगे ले जाने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी आह्वान किया है, क्या हम उनके आह्वान को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को आगे नहीं ला सकते? जो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 2047 तक देश जो है एक पूरे विश्व भर में एक और अच्छे ढंग में एक विश्वगुरु के रूप में आए, एक नेतृत्व प्रदान करे। क्या मेरे उत्तराखंड का उसमें योगदान नहीं होना चाहिए? क्या आज भी हम उसी घिसी पिटी लाइन पर चलते रहेंगे? मैं फिर आह्वान कर रहा हूँ आपके माध्यम से, माँ के चरणों के सामने, गंगा पावन माँ के सामने मैं फिर कह रहा हूँ, आइए, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, मैं तो भूलने को तैयार हूँ। और आपको उसके बाद भी लगता है कि मुझे आप चाहते हैं कि मैं किसी भी रूप में आपसे माफ़ी मांगूं, मैं तैयार हूँ, लेकिन छोड़ो दुर्भावना, छोड़ो सद्भावना पे आओ, दुष्प्रचार छोड़ो, अच्छे प्रचार सदव्यवहार पे आओ, अच्छे प्रचार पे आओ।
किस प्रकार से जो हालात बनाने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है, मैं कह रहा हूँ आपसे भी प्रार्थना कर रहा हूँ एक एक भाई से कि समाज में आप भी रहते हैं, यदि यही स्थिति रही समाज किसी साइड में ये ले जाना चाह रहे तो आप समझ सकते हैं। इधर मसूरी में नगर पालिका अध्यक्ष और सभासद की तरफ से नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। इस अवसर पर मसूरी नगर पालिका की नवनिर्वाचित सभासद गौरी थपलियाल के साथ दर्जन भर लोगों ने बीजेपी की सदस्यता भी ग्रहण की। मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का फूल देकर उनका स्वागत भी किया। इस दौरान मीरा सकलानी ने कहा कि मसूरी की जनता के आशीर्वाद से वो पालिका की अध्यक्ष बनी है और जिन अपेक्षाओं के साथ जनता ने उन्हें चुना है, उन अपेक्षाओं पर वो खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगी। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मसूरी की जनता ने उनको अपना आशीर्वाद देकर 3 बार विधायक और मंत्री बनाया है। वो मसूरी की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। के चुनाव जीतने के बाद मीरा सकलानी जी द्वारा मसूरी के अंदर अपने कार्यकर्ताओं सहित समस्त नागरिकों का जो अभिनंदन का कार्यक्रम किया है, ये स्वागत योग्य है। और मैं इस बात को इस रूप में लेता हूँ कि जिन्होंने जन समर्थन दिया है उनके साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए मसूरी के विकास के लिए वो निरंतर प्रयास करती रहेंगी। और एक सफलतम आज का ये कार्यक्रम रहा है। मैं अपनी ओर से मसूरी की जनता का धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मसूरी के अंदर निर्वाचित किया है। क्योंकि चर्चा है और हमको विकास भी चाहिए, हमको उद्यम भी चाहिए, बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी चाहिए। इसलिए जो पॉलिसी बनी है उसका समर्थ स्वागत होना चाहिए। और हिमाचल से भी कड़ा कानून उत्तराखंड के अंदर बना है। कुछ लोग हैं जो केवल चंदा वसूली के नाम पर और सख्त भू कानून के नारेबाजी करते थे, उनको अब आज उत्तर दे। मुझे लगता है कि ये तो एक छोटा सा कार्यक्रम था और मसूरी की जनता का और प्यार और समर्थन जिस तरीके से मिला है उसके लिए मेरे पास उनका धन्यवाद करने के लिए ऐसा कोई शब्द नहीं है कि जिससे मैं उनका धन्यवाद कर पाऊँ। लेकिन कोशिश यही रहेगी कि मसूरी में कुछ नया करके उनका मसूरी की जनता का धन्यवाद कर पाऊँ। बिल्कुल आएगा, सड़कों पे नज़र आएगा। देखिए, थोड़ा सोचने और समझने के लिए मुझे लगता है कि नए बोर्ड को समय मिलना चाहिए, जो अभी कर भी रहा है। सभी सभासद भी इसमें लगातार अपना प्रयास जारी रखे हुए हैं और आपको जल्दी ही नए काम देखने को मिलेंगे। लोग वार्डों में रहेंगे, सड़कों पे रहेंगे, पब्लिक के बीच रहेंगे, ताकि लोगों की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए पूरा बोर्ड काम कर पाए। इधर उत्तराखंड में इन दिनों पहाड़ और मैदान के विवाद ने तूल पकड़ लिया है। जगह जगह प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। विधानसभा में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के भाषण के दौरान की गई टिप्पणी पर लोग, या यूं कहिए कि विपक्षी लोग, कड़ी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। मामले को लेकर रुड़की के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरिजी महाराज ने लोगों से इस विवाद को खत्म करने की अपील की है। उनका कहना है कि सभी लोग एक देश के निवासी हैं, जो जिस राज्य में रहता है वहीं का निवासी माना जाता है। ऐसी बातों को लेकर एक दूसरे के लिए खटास पैदा करना नहीं चाहिए। अब इस विवाद को हम सबको खत्म कर देना चाहिए। बात आई अब स्मार्ट मीटर की कर लेते हैं, जिसे लेकर उत्तराखंड में लगातार विरोध हो रहा है। एक ओर जहां सरकार इसे आम जनता के लिए हितकारी बता रही है, तो वहीं तमाम लोग इसे सरकार की ओर से पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाली नीति करार दे रहे हैं। दरअसल इस मामले को लेकर उत्तराखंड के प्रमुख ऊर्जा सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने एक बार फिर से स्पष्टीकरण दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि स्मार्ट मीटर लगने से बिजली उपभोक्ताओं की रीडिंग और बिलिंग संबंधित शिकायतों में काफी कमी आएगी। साथ ही ये सभी स्मार्ट मीटर बिना कोई एक्स्ट्रा पैसे लिए ही बदल दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर अत्याधुनिक बिजली मीटर है, जिसका कंट्रोल उपभोक्ता के हाथ में रहता है। इसे आपको पल पल बिजली उपयोग की जानकारी इससे मिलती रहेगी। सभी जरूरी सूचनाएं और बिजली उपयोग की तुलना, भुगतान के कई विकल्प भी यहाँ पर मिल जाते हैं। ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो भारत सरकार के सहयोग से सभी राज्यों में चलाया जा रहा है। मामले को लेकर हम आगे आपको जानकारी देंगे। उससे पहले दरअसल आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ जानकारी दे देते हैं। जरा ग्राफिक्स अब लेकर आइए, समझाते हैं आपको कि आखिर स्मार्ट प्रीपेड मीटर होता क्या है, ये कैसे काम करता है और इसके फायदे क्या हैं। तो देखिए, क्या है स्मार्ट प्रीपेड मीटर।
ये एक बिजली मीटर की तरह ही होता है। जैसे अमूमन आप घरों में बिजली मीटर देखते हैं, वैसे ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर भी होता है। बिजली लेने से पहले इसे रिचार्ज करना होगा। जैसे आप फोन को आप रिचार्ज करते हैं कूपन के जरिए, इसी तरह ठीक बिजली लेने के लिए इसे रिचार्ज करना होगा। रिचार्ज के बाद ही आप बिजली उपयोग कर सकते हैं। मीटर का रिचार्ज खत्म होने पर बिजली कट जाएगी, यानी जितना आप कंज्यूम करते हैं उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग आपको रिचार्ज करना होगा। और जैसे ही आपका रिचार्ज खत्म होगा, इसके बाद बिजली कट जाएगी और आपको पुनः रिचार्ज करना पड़ेगा। अब कैसे काम करता है ये प्रीपेड मीटर, ये भी हम आपको बता देते हैं। मीटर में एक दरअसल डिवाइस लगी होती है और जिसमें मोबाइल टावर से बिजली कंपनियों में लगे रिसीवर तक सिग्नल पहुंचता है। इसके साथ ही साथ बिजली कंपनियां अपने दफ्तर से मीटर की रीडिंग और निगरानी आसानी से कर सकती हैं इस डिवाइस से, इस चिप से। साथ ही साथ अब क्योंकि लगातार सरकार कह रही है कि इसके बहुत सारे फायदे हैं प्रीपेड मीटरिंग के, तो क्या फायदे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। बिजली खपत पर बेहतर नियंत्रण हो सकता है। आपको पता होगा कि आपको कितना कंज्यूम करना है, कितना नहीं करना है, तो आप एक कंट्रोल कंज्यूम कर सकते हैं। इसका बड़ा फायदा ये हो सकता है। इसके अलावा बजट बनाने में भी आपको मदद मिलेगी। उच्च बिलों के आश्चर्य को समाप्त करता है। जो लंबे चौड़े बिल्स आ जाते हैं उससे आपको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि आप खुद जान चुके होंगे कि आप एक महीने में कितना कंज्यूम करते हैं। कनेक्शन कटने के खतरे को भी ये कम करता है, यानी अपने आप जितना आपने रिचार्ज किया, अगर आपने उतना कंज्यूम कर लिया तो ये बिजली कट जाएगी, आपको पुनः रिचार्ज करना होगा। परमानेंट कनेक्शन कटने के खतरे से आप बचते हैं। फिजूल बिजली खर्च को भी ये कम करता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने जितना रिचार्ज करना है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको कंज्यूम करना है। तो जो फिजूल बिजली खर्च है उस पर भी ये रोक लगाता है। ये तमाम फायदे इस मीटर के, प्रीपेड मीटर के हो सकते हैं। अब बताइए, यूसीसी की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड जो यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है और इसे लेकर देश भर में उत्तराखंड की तारीफ हो रही है। लेकिन प्रदेश की कांग्रेस पार्टी यूसीसी लागू होने के इतने दिनों के बाद भी इसकी निंदा करती थक नहीं रही। इसे लेकर अब बीजेपी ने जवाब देना शुरू कर दिया है। यूसीसी पर कांग्रेस के विरोध को बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समीर ने नौटंकी करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस बिन मुद्दे के लोग को भटका रही है। हल्द्वानी में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समीर आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने का एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, लेकिन कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। कांग्रेस को जनहित के फैसले न कभी रास आए हैं और न कभी रास आएंगे। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।